गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 53 से 55वीं बीपीएससी मेंस क्वेश्चन विथ आंसर क्लास 14 देखने जा रहे हैं। पॉलिटी का पेपर 2 सेक्शन फर्स्ट का क्वेश्चन विथ आंसर है और इसका वीडियो आपको क्लास 13 तक का अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ प्ले लिस्ट में देखिए। और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, तो आप चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो चलिए देखते हैं अब हम क्लास 53 से 55 में बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2012। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी परिषद एनसीटीसी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी परिषद एनसीटीसी के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। उत्तर, संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती है, एक केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार तथा दूसरी राज्य के स्तर पर राज्य सरकार। राष्ट्रीय महत्व के विषयों यथा रक्षा, विदेश तथा संचार आदि पर केंद्र सरकार की अधिकारिता होती है, जबकि अन्य विषयों पर राज्य सरकार की अधिकारिता होती है। संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा शक्तियों के बंटवारे का स्पष्ट प्रावधान होता है। भारत में उपयुक्त स्थिति ही लेकिन भारतीय संविधान में संघीय एवं एकात्मक दोनों व्यवस्था के लक्षण विद्यमान है। सामान्य परिस्थिति में भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था की तरह कार्य करता है, जबकि विशेष परिस्थितियों में इसकी प्रकृति एकात्मक हो जाती है, जिसमें केंद्र का पक्ष भारी होता है। केंद्र राज्य संबंध को संविधान को 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची एवं समर्थित सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। प्रशासनिक संबंधों का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 के बीच किया गया है। केंद्र सूची के विषय में केंद्र को, राज्य सूची के विषय में राज्य को तथा समवर्ती सूची के विषय में केंद्र तथा राज्य दोनों को प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को अधिक निर्णायक एवं शक्तिशाली बनाते हैं, जैसे राज्यपालों की नियुक्ति और बर्खास्त की, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यों में जांच दल भेजना अनुच्छेद 355, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, प्रशासनिक निर्देशन अनुच्छेद 257 तथा अर्धसैन्य बलों की तैनाती आदि। उपयुक्त विशेष परिस्थितियां ही केंद्र राज्य के संबंधों में विवाद का कारण बनती है। राज्य द्वारा केंद्र पर विशेष परिस्थितियों संबंधी प्रावधानों के दुरुपयोग के अक्सर आरोप लगाए जाते रहे। इन्हीं उपयुक्त मुद्दों के संदर्भ में केंद्र द्वारा राष्ट्रीय आतंकवादी रोधी केंद्र एनसीटीसी के गठन का प्रयास काफी विवादास्पद रहा। एनसीटीसी का उद्देश्य आतंकवाद के विरुद्ध खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित करना है, ताकि विदेश प्रायोजित आतंकवाद और देश के अंदर पनपते उग्रवाद दोनों पर काबू पाया जा सके। यह संस्था राज्य और केंद्र स्तर पर आतंकवाद रोधी कार्रवाई में शामिल खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के मध्य सुरक्षित संचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक संपर्क नेटवर्क के रूप में प्रस्तावित है। एनसीटी को इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत रखा गया तथा इसे अनेक व्यापक शक्तियां दी गई, जैसे आतंकरोधी कार्यों से संबंधित प्राथमिकता को तय करना, आवश्यकता अनुसार किसी भी राज्य में कार्यरत एक या एक से अधिक खुफिया एजेंसी को किसी कार्य विशेष के लिए आदेश देना, आतंकवाद में संलग्न व्यक्तियों के तथा संगठनों के बृहत डाटाबेस तैयार करना, गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के अनुच्छेद 43A के तहत संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करने, पूछताछ करने तथा आवश्यकता पड़ने पर तलाशी लेने और छापा डालने का अधिकार, एनएसजी मेरीन कमांडो तथा कावेरी बटालियन की सेवा प्राप्त करने का अधिकार आदि। प्रस्तावित एनसीटीसी में प्रावधान है कि एनसीटी राज्य पुलिस को संपर्क में तो रखेगी, लेकिन किसी ऑपरेशन को शुरू करने से पहले उसे राज्य सरकारों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य द्वारा एनसीटीसी के इन्हीं अधिकारों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की गई है।
राज्यों ने इसे संघीय संरचना पर आघात माना है तथा कहा है कि कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। ऐसे में एनसीटीसी को जो शक्तियां प्रदान की गई उससे राज्य की शक्तियों का हनन हो सकता है तथा आतंकवाद को आधार बनाकर राज्य के अधिकारों का हनन किया जा सकता है। राज्यों में मत व्यक्त किया है कि आतंकवाद से केवल केंद्र ही नहीं बल्कि सभी राज्य भी कमोबेश प्रभावित है। ऐसे में आतंकवाद से संबंध किसी भी निर्णयों में राज्य से सलाह करना जरूरी है। विरोधी दलों का यह भी मानना है कि एनसीटीसी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अंतर्गत कार्य करेगी, जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए करती रही है। अंततः एनसीटीसी का इस्तेमाल केंद्र सरकार वैसे राज्यों के विरोध में कर सकती है जो विरोधी राजनीतिक दल द्वारा शासित है। ऐसे में एनसीटीसी का राज्यों के विरोध में एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि एनसीटीसी का विवाद केंद्र और राज्यों के मध्य अविश्वास एवं असहयोग की भावना को प्रकट करता है। ऐसे में आतंकवाद और अन्य मामलों पर राज्यों में समुचित विचार विमर्श जरूरी है। राज्यों को भी आतंकवाद जैसे संवेदनशील एवं गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर केंद्र के साथ सहयोग करना चाहिए तथा तभी संघीय व्यवस्था अक्षुण्ण रह सकेगी। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों तथा इनकी बिहार में भूमिका का वर्णन करें। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर पहले भी करा दिया गया है आपका 1 से क्लास 1 से आप 13 तक देखिए, उसमें ये राज्यपाल की शक्ति और कार्यों तथा इनकी बिहार की भूमिका का वर्णन है। और हमेशा कहे ना क्वेश्चन बीपीएससी में हमेशा रिपीटेड ही पूछा जाता है अधिकतर। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य की संपूर्ण कार्यकारिणी शक्ति उसमें निहित है, जिनका प्रयोग वह साधारणतः मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष करता है, लेकिन वह परंपरा अनुसार राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के किसी राज्य के राज्यपालिका का प्रधान होने के बावजूद उसकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं होती। सामान्य शब्दों में कहें तो वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है तथा जिसकी स्थिति कभी कभी महत्वपूर्ण एवं शक्तियां अति प्रभावकारी हो जाती है। राज्यपाल की सब शक्तियां विवेकाधीन शक्तियां, कार्यपालक शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और क्षमादान की शक्ति। दोस्तों इस तरह स्पष्ट है कि काफी शक्ति धारण किए रहता है, लेकिन शक्तियों के साथ कुछ सीमाएं भी है, यद्यपि विशेष परिस्थिति में यह शक्ति का वास्तविक केंद्र बन जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आपको विस्तार पूर्वक 1 से क्लास 13 तक में दिया गया है, आप वहां देख लीजिएगा, इसका डिटेल्स हम नहीं बता रहे। तो की टू रिमेम्बर, राज्यपाल की शक्तियों में विवेकाधीन शक्ति में बहुमत के अभाव में मुख्यमंत्री का चुनाव, सरकार की अल्पमत की स्थिति में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, साधारण विधेयकों को पुनः विचार के लिए वापस लौटाना। दूसरा कार्यपालक शक्तियां, राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है। मुख्यमंत्री मंत्रियों एवं महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है आदि। विधायी शक्ति, दोनों सदनों में की बैठक बुला सकता है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति कर सकता है आदि। चौथा वित्तीय शक्ति है, राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के हाथों में होती है। धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिशों पर ही विधानसभा में लाया जाता है। क्षमादान की शक्ति, वह किसी अपराधी को क्षमा प्रदान कर सकता है। वह कुछ मामलों में सीमाओं के तहत दंड के आदेश को कम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के सभी के निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्यप्रणाली एवं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में इनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग देता है। संविधान
के अनुच्छेद 324 के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय की भूमिका सौंपते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्य या बहु सदस्य भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था, लेकिन अक्टूबर 1993 से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य, वो मतदाता सूचियों को अद्यतन तथा निर्माण करने के काम की देखरेख करता है। वो चुनाव का समय और चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करता है। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका, आयोग का पास सीमित कर्मचारियों व अधिकारी होते हैं। अंत चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है। केंद्र तथा राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य आयोग के नियंत्रण में करना होता है। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों को अपने सुविधा अनुसार तबादला कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। अबाध एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इन पर चूंकि निर्वाचन आयोग का कड़ा नियंत्रण होता है, अतः यह निष्पक्ष तरीके से अपने कार्यों को करते हैं। सर्वप्रथम चुनाव की विभिन्न तैयारियां, जैसे क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था, मतदाता सूची तैयार करवाना, पोलिंग बूथ को चिन्हित कराना आदि कार्य करने होते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार राजनीतिक पार्टियों पर नजर रखना तथा आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों पर ही होती है। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए यह आवश्यक है कि भय मुक्त वातावरण बने तथा बूथ कैप्चरिंग आदि की घटना न हो। इसके लिए प्रशासन को सतर्क रहना पड़ता है। इन कार्यों के लिए स्थानीय प्रशासन को पुलिस के अलावा केंद्रीय पुलिस बल पर भी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि प्रशासन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम हो सके। चुनाव के बाद मंड स्टंप को गणना स्थल तक सुरक्षित पहुंचाना तथा वोटों की गिनती करवाना भी प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संबंधी कार्य, चुनाव संबंधी विभिन्न तैयारियों को अंजाम देना, भय मुक्त वातावरण तैयार करना, आचार संहिता का पालन करवाना, चुनाव के दौरान राज्य पुलिस एवं केंद्रीय बलों का प्रयोग कर शांतिपूर्ण चुनाव करवाना, चुनाव उपरांत वोटों की गिनती करवाना आदि। विभिन्न नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 1950 के बाद बिहार में इन्हें किस तरह से क्रियान्वित किया गया है। दोस्तों, इसका क्वेश्चन का भी आपका आंसर आपका क्लास 3 या 4 में मिल जाएगा। तो थैंक यू।